हम लोग इससे पहले वो 2000 से में हमारा गांव में वो छलवा जुड़ूम आया, उससे लिए हम लोग डर के मारे इधर आए सर। क्या हुआ था सलवा जुड़ूम के दौर, क्या किस बात का डर था? वो ऐसा गांव मन को जलाना, ऐसा पब्लिक मन को ऐसा इधर से नक्सली का तरफ से उधर पुलिस के तरफ से ऐसा हुआ तो हमको थोड़ा डर लगे, इसलिए हम लोग जमीन उमीन खेत उत सब छोड़ के हम लोग आए हुए। साल 2005 के दौरान बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा क्षेत्र में एक नक्सल विरोधी आंदोलन फैला। नाम था सलवा जुड़ूम। इस आंदोलन ने दक्षिण बस्तर क्षेत्र में मौजूद आदिवासियों के मन में भय, हिंसा, आतंक, बदलाव और पलायन जैसे भाव उत्पन्न कर दिए। बीजापुर जिले के कुटरू और अम्बेली क्षेत्र में जन्म लिया सलवा जुड़ूम अभियान धीरे धीरे दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में भी अपना विकराल रूप ले चुका था। इस नक्सल विरोधी अभियान के कारण दक्षिण बस्तर के लाखों आदिवासी 3 पार्टों में बंट गए। वे लाखों आदिवासी जो इस अभियान में शामिल हुए सलवा जुड़ूम कैंप में आ बसे। इन कैंपों को बाद में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद राहत शिविर कैंप का नाम दिया गया। अन्य लाखों आदिवासी जो अपने जल, जंगल, जमीन को छोड़ कैंपों में नहीं आए, वे गांव में ही रहकर इस हिंसा और प्रतिहिंसा का दंश झेले, जिन्हें अघोषित रूप से नक्सली मान लिया गया था। और तीसरा वर्ग उन लाखों आदिवासियों का था जो इस हिंसा प्रतिहिंसा के भय से अन्य प्रदेशों में पलायन करने को विवश हुए। आज हम बात कर रहे हैं उन आदिवासियों की जो सलवा जुड़ूम के दौरान डर और भय के कारण अन्य प्रदेशों में पलायन किए। मनकापल्ली, बट्टीगोडम, पालेवागु, मेहता, गंगराजपाड़, चिन्ना गेलूर, पेद्दा गेलूर, सिपुर बट्टी, तिम्मापुर, गोंदपल्ली, पुवर्ती और ऐसे सैकड़ों गांव के लाखों आदिवासी सलवा जुड़ूम के दौरान अपना प्राण बचाकर अन्य प्रदेश में पलायन किए। पलायन कर इन आदिवासियों ने आंध्र प्रदेश एवं वर्तमान तेलंगाना के जंगलों में शरण ली और वहीं डर, भय, आतंक से मुक्त होकर जीवन यापन करने लगे। इन आदिवासियों ने वहां मौजूद जंगलों को काटकर खुद के लिए रहने और कृषि करने योग्य भूमि को तैयार किया और विगत 15 वर्षों से इन्हीं भूमि पर आश्रित हैं। किंतु विगत 1 वर्ष से आंध्र और तेलंगाना सरकार इन आदिवासियों को उनके जमीन और खेतों से बेदखली करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। अनेकों आदिवासियों के आशियाना को तोड़ दिए तो अनेक आदिवासियों के फसलों को उजाड़कर वृक्षारोपण कर दिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आंध्र प्रदेश का एक गांव एर्राकुंटा, जहाँ पे सलवा जुड़ूम के दौर में पलायन कर सलवा जुड़ूम के दौर के समय बीजापुर और सुकमा क्षेत्र से पलायन कर इन क्षेत्रों में आए ताकि यहाँ सुरक्षित रहे, यहाँ पे अपना जीविकापार्जन कर सके और साथ ही साथ अपने परिवार, अपने परिजनों का भरण पोषण कर सके, हिंसा से मुक्त। हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर यहाँ पे क्यों आए, किस प्रकार की इन क्षेत्रों में आना हुआ और वर्तमान समय में उनके साथ किस प्रकार की घटनाएं घट रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्वयं नागेश राव, मैं यहाँ एर्राकुंटा में जी रहा हूँ। पहले कहाँ थे इससे पहले? इससे पहले मैं बीजापुर जिला और आवपेली तहसील, उसूर ब्लॉक, चिन्ना गेलूर पंचायत, गुंडम गांव का हूँ, ग्राम गुंडम का हूँ। तो हम लोग इससे पहले वो 2000 से में हमारा गांव में वो सलवा जुड़ूम आया, उससे लिए हम लोग डर के मारे इधर आए सर। क्या हुआ था सलवा जुड़ूम के दौर, क्या किस बात का डर था? वो ऐसा गांव मन को जलाना, ऐसा पब्लिक मन को ऐसा इधर से नक्सली का तरफ से उधर पुलिस के तरफ से ऐसा हुआ तो हमको थोड़ा डर लगे, इसलिए हम लोग जमीन उमीन खेत उत सब छोड़ के हम लोग आए हुए। 2007 में कुछ ऐसी घटनाएं जो आपको याद हो कि उस समय किस प्रकार की घटना हुई थी, किस बात का लेकर डर था, क्या क्या हो रहा था उन क्षेत्रों में? यही सर, सलवा जुड़ूम पूरा गांव मन को ऐसा जलाना, ये करना, उसको क्या ऐसा गला काटना, ये गर्भवती महिला मन को ऐसा पेट को काटना फेंकना, ऐसा थोड़ा ऐसे कुछ जगह से हमको सुनाई दे रहा था, इसीलिए हम लोग यहाँ जीना बेकार है, कहीं जाके कूली उली करके आंध्रा में कहीं जाके कूली उली करके जिएंगे बोल के हम लोग ऐसा आए।
तो हिंसा क्या केवल एक तरफ से हो रहा था कि दोनों तरफ से हिंसा हो रहा दोनों तरफ से सर, इधर से उन लोगों को हमारा वो पुलिस के साथ हम कुछ बात करने से इधर से मुश्किल, उधर से बात करने से इधर से मुश्किल हो रहा था। हम लोग तो रहने के लिए नहीं हो पा रहा, इसलिए हम लोग आए। कितना ज़मीन था वहाँ पे आप लोगों का? हम लोगों को पूरे जन को खेत उत है, कम से कम 10-15 एकड़ है, 20 एकड़ है, सब लोगों का है एक जमीन खेत। हाँ, खेत में हम लोग सब काम कर रहे थे, जी रहे थे। हाँ। तो खेत उत छोड़ के आए हैं आप लोग? खेत उत छोड़ के आए सर। कितने परिवार आए यहाँ पे? यहाँ सर हम लोग कम से कम 26 है, यहाँ आए हैं 26 परिवार के आए। हाँ, सुकमा जिला के, बीजापुर जिले के पूरा टोटल मिल के हम लोग 26 परिवार के आए। तो हमारे साथ कुछ और अन्य युवा भी है जो इस गांव में मौजूद है। दादा, आपका नाम क्या है? हिंदी आता है आपको? नहीं आते। आपका नाम क्या है? समय आप कब आए? कब आया? 2007 का आया। 2007 को है। तो दादा एक बात बताइए कि जैसे आप इन क्षेत्रों में आए, आप हिंदी जानते हैं, तो क्या परिस्थिति थी यहाँ पे? आज क्या स्थिति है यहाँ पे? किन किन प्रकार के समस्याओं का सामना कर रहे हैं? अभी तो यहाँ का कुछ समस्या नहीं है सर। अभी हम लोग फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट में आए हैं यहाँ। तो तुम लोग को कौन बताए यहाँ इतना जंगल में आके तुम लोग कैसे जी रहे हैं? यहाँ कौन तुम लोग को ज़मीन, यहाँ रहने से तुमको ज़मीन मिलेगा? ये जंगल का काटना, ये करना, वो करना को कौन बताए तुम लोगों को बोल के उन लोग फॉरेस्ट वाले बोले। लेकिन हम लोग इससे पहले से हम लोग गांव में रह के हम लोग खेती बाड़ी करने वाले, नांगल जोत के जीने वाले, हम लोग आके कूली उली नहीं करके जिएंगे। हम लोग ऐसा जीने के लिए हमको ये नहीं होगा। थोड़ा बहुत हमको ज़मीन में कुछ ना कुछ जीराबाजी हो, कुछ ना कुछ हम लोग को लगा के हम लोग बाल बच्चा को पाने के लिए हम लोग ऐसा हो सकता है बोल के हम लोग। तो आसपास ऐसे और कितने गांव हैं जो पलायन करके इन क्षेत्रों में आए हैं आसपास, अगर इधर देखा जाए तो? इधर तो बहुत गांव है सर। ये फगड़ेरा है, इधर इफालगुम्पु, बंदी नागरम और टेकलगुड़ा, अंगारगुड़ा, पूरा इधर तो उधर छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। हाँ, उधर से आए। सुकमा जिला और बीजापुर जिला, दंतेवाड़ा जिले के पूरा उधर से आए सर। तो लगभग हजारों आदमी है सर। तो क्या सभी के साथ सभी यहाँ पे आके खेती बाड़ी करना चालू कर दिए जंगल काट के? हाँ, खेती बाड़ी सभी लोग कर रहे हैं। तो अभी क्या समस्या आ रहा है? फॉरेस्ट आके क्या बोल रही है? फॉरेस्ट तो हम लोग तुमको यहाँ रहने से तुमको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, जाति निवास नहीं मिलेगा, तुमको ज़मीन का पट्टा नहीं होगा बोल के हम लोगों को फॉरेस्ट बोल रहा है। अभी हाँ, तुम लोग कई साल ऐसा जियोगे, तुम्हारा ज़मीन है तो उधर ही जाओ, नहीं तो जीना है तो इधर जियो, लेकिन तुमको पट्टा नहीं होगा ज़मीन। अच्छा एक बार बताओ, आप लोग जमीन गांव छोड़ के आए यहाँ पे, गांव में जाते हैं आप वापस? हाँ, हम लोग जाते सर, गांव में जाते हैं हम लोग। जाके हमारा सगा उगा उधरी है, हम लोग हर साल में 2 बार की 3 बार जाते रहते हैं। तो सगा लोग क्या बोलते हैं? वापस आने वाला बात अगर करते हो तो सगा लोग क्या बोलते हैं? ऐसे तो हम लोग बोलते हैं सर, हम लोग फिर वापस आएंगे। ऐसा बोलने से तुम लोग तो इससे पहले हमको छोड़ के भाग गए ना, तुम लोग फिर वापस क्यों आएंगे बोल के उन लोग बोलते। हाँ, अच्छा सलवाजुम के समय अब छोड़ के आ गए, अब वापस डर के मारे तो तुम लोग भागे हो ना, तो अभी क्यों आएंगे? हम लोग तो ज़मीन के लिए इतना, इधर से ये नक्सले है, जंगल एरिया में नक्सले है, उधर से तो पुलिस का इतना, दोनों तरफ दोनों का बीच में हम लोग लड़ के यहाँ जी रहे हैं। तो तुम लोग गाँव छोड़ के भाग के है ना, तुम लोग को सभी सगा नहीं होना है, कुछ नहीं होना है बोल के तुम लोग भागे ना, तो अभी यहाँ ज़मीन क्यों, तुम्हारा सगा क्यों, तुम लोग सभी लोगों को नहीं मिलना है बोल ऐसा बोलते। अच्छा, लेकिन गांव वाले लोग, आप लोग जब यहाँ पे आके बसे, हजारों आदिवासी इन क्षेत्रों में आके बसे, अगर पूरा इलाका में अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ तेलंगाना में लाखों आदिवासी होंगे, वो क्या चाहते हैं? कि वो वापस जाना चाहते हैं कि रहना चाहते हैं? क्या चाहते हैं उन लोग? क्या चाहते हैं क्या पता है कि सर, वो तो अपना अपना काम करना है ना। हम लोग तो रहना है तो यहीं रहना है, तो हमको ज़मीन तो उधर है, लेकिन जाने के लिए होता है। लेकिन अभी तो फिर तो ऐसे है,
यहीं पे रहना। हाँ फिर भी ऐसे है उधर। हाँ उधर हिंसा भी चल रहा है। वो अभी तो भी चल रहा है ना, हर दिन का चल रहा है। तो इसीलिए तो अपन जाके कहाँ रहेंगे। तो इधर हम लोग रह के तुम लोग उधर बस्ती घूमना, इधर घूमना, उधर घूमना तुम लोग सीख गए ना। वहाँ घूमने का टाइप का, इधर घूमने से हमारे तरफ तो जंगल एरिया में नहीं चलेगा। बोलेगा तो हम तो ऐसा इधर टेलीफोन से हम लोग बात करते घूमेंगे, कुछ करेंगे। तो उधर तो नहीं चलेगा जंगल एरिया में, मनमाना बात करना है तो। लेकिन ये मजबूरी है कि दिल से आप यहाँ पे रहना चाहते हो कि जाना चाहते हो? हम लोग तो दिल से ही रहना चाहते हैं। यहाँ रहना हाँ चाहते हैं। रहना मन से चाहते यहाँ हैं। रहना हाँ चाहते हैं। लेकिन उधर जाने से इतना बाल बच्चे को कहाँ ले जाना है, गाय उर बकरा सब है ना। तो कहाँ ले जाके कहाँ रखना है, क्या करना है। तो जो इतने आदिवासी आप लोग इन क्षेत्रों में रह रहे हो, क्या सरकार ने अभी तक आप लोगों के लिए कोई फैसला लिया है, कुछ कदम उठाया है? सरकार क्या कर रही है? सरकार तो अभी तो ये थोड़ा ऐसे एंड पाम सब ऐसा थोड़ा बहुत कर रहा है। लेकिन रोड करंट हम लोग इधर तो जंगल एरिया में नहीं देंगे बोलते। नहीं देंगे। हाँ हमको कोई ऐसा बुखार हुआ तो कुछ ना कुछ रात को ऐसा सांप काटा जो कुछ ना हो गया तो हमको जाने के लिए तो मुश्किल पड़ रहा है। अभी तो गर्मी के समय अच्छा है, फॉरेस्ट। हाँ गर्मी के समय अच्छा है, लेकिन बारिश के समय तो बहुत मुश्किल होता है। फॉरेस्ट ने आके क्या किस प्रकार का यहाँ पे काम किया आप लोगों के खिलाफ? आपका खेत बर्बाद किया वैसा बोल रहे थे, क्या किए फॉरेस्ट? फॉरेस्ट तो हम लोग जमीन तोड़े सर, बहुत छोड़े थे। कपास लगे थे, कुछ बोए थे। पूरा वो कपास हो गया, तभी ना गर्मी के समय मोरा वो पूरा ये खेत मन को पूरा कब्जा करके पूरा वो पौधा मन लगाए। पौधा लगा दिया। हाँ पौधा लगा। आपका फसल बर्बाद हो गया। हाँ। ऐसे आसपास के कितने गांव में इस प्रकार का की? अभी तक भी कर रहे सर, अभी भी अभी भी इधर कर रहे। एक गांव में एक गांव में एक साल में ऐसा करते जा रहे। तो आप लोग विरोध नहीं करते हो? विरोध कर रहे हैं सर, लेकिन तुमको इतना जंगल तोड़ना ये करना कौन बताए बोल के, कहाँ से तुम लोगों का आदेश मिला, क्यों तोड़ना है? लेकिन हम लोगों को जंगल में ऐसा कीड़ा, वो जंगल में कीड़ा पैदा हुआ तो जंगल में ही तो जमीन में ही तो जिएगा ना, कहाँ जाके जिएगा बोल के हम लोग ये डिमांड रखे। तो ये भी दंडकारण्य क्षेत्र के रूप में जानते, ये इलाका भी दंडकारण्य क्षेत्र है क्या है कि सर ये तो आंध्रा और तो इधर अपना छत्तीसगढ़ तो दंडकारण्य होता होगा। अच्छा। तो यहाँ पे जो आदिवासी लोग हैं, यहाँ पे जो पहले से आदिवासी रहते हैं, उनसे आप लोगों के बीच में बातचीत होता है? होता है सर, हम लोग शादी उदी में जाते सब होता है। रीति रिवाज सब मानते हैं। जो त्योहार उवार मेड़ारम ये सब करते हैं हम लोग। तो वन विभाग जो ये कर रही है आप लोगों के साथ, हाँ। ये कब से स्टार्ट हुआ है सर? जो वन विभाग आपके खेतों में आके पौधे लगा दे रहे हैं, ये कब से स्टार्ट हुआ है? ये तो ये TRS पार्टी आया तभी से स्टार्ट हुआ है। तभी से, इससे पहले भी कमजोरी था, अभी तो आए। अब क्या करोगे आप लोग? अभी तो क्या करना है कि क्या सोचना है, अभी तो यही थोड़ा बहुत जमीन है। तो जो पार्टी आएगा तो वो पार्टी, जो कांग्रेस आएगा कि बीजेपी आएगा कि कौन सा पार्टी अपन को मदद करेगा बोल के हम सोच रहे हैं। हिंसा और भय के कारण पलायन किए इन आदिवासियों को एक बार फिर अपने जमीन से बेदखल होने का भय सता रहा है। ये आदिवासी पुनः अपने पुराने घर और गांव भी नहीं जा सकते, क्योंकि आदिवासियों के उनके नाते रिश्तेदार अब इनसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि वे तब कहां थे जब इन क्षेत्र में युद्ध सा माहौल था। तब तो वे सभी रिश्ते नाते को भूल गए और इन्हें अकेला छोड़कर पलायन किए। अब क्यों लौटना चाह रहे हैं? अपना सब कुछ खो चुके इन आदिवासियों को अब लगने लगा है कि फिर से इन्हें सब खोना न पड़ जाए। खोना और लड़ना ही इनकी नीयत बन चुकी है। फिर से अपने आशियानों को टूटते देखने को विवश हो गए हैं। अब फिर से पलायन करने की साहस इनमें नहीं बची है। इनका सूद लेने वाला अब कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये आदिवासी अकेले हो गए हों। इनके हक की आवाज कई समाजसेवी संगठन उठा रहे हैं। समाजसेवी शुभ्रांशु चौधरी कहते हैं कि
आंध्र और तेलंगाना दोनों ने उनकी ज़मीनों पर, मतलब उनकी ज़मीन जब मैं कह रहा हूँ तो उनकी ओनरशिप मालिकाना नहीं है, उन्होंने जंगल काटे और ज़मीन बनाया और उस पर वो खेती कर रहे थे पिछले 15 सालों से। बट पिछले 2 सालों में जब से ये कोरोना शुरू हुआ है तो आंध्र और तेलंगाना दोनों ने धीरे धीरे उनकी ज़मीनें हड़पना शुरू कर दिया है। उनका ये कहना है, ऑफ द रिकॉर्ड वो कहते हैं कि देखिए छत्तीसगढ़ ने माओवादियों के ऊपर बहुत दबाव डाला है, तो अब ये छत्तीसगढ़ से निकल के कहीं और जाना चाहेंगे और नेचुरल है कि उनके नेता तेलुगु हैं ज़्यादातर, तो आंध्र और तेलंगाना आने की कोशिश करेंगे। और आंध्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बीच में ये जंगल है जिसको दंडकारण्य हम कहते हैं, इसी जंगल का वो एक्सटेंशन है और वहाँ पर गोदावरी नदी के दोनों किनारे ये लोग बसे हुए हैं। हमने लगभग 260 गांव अभी तक काउंट किए हैं, लगभग 10,000 की फैमिलीज़, मतलब 50,000 लोग हैं। वो कहते हैं इसका एक लॉन्चिंग पैड की तरह माओवादी उपयोग करेंगे, मतलब जब इनको आंध्र में जाना है तो इनके यहाँ रुकेंगे, इनके यहाँ खाना खाएंगे और फिर धीरे से स्नीक इन करेंगे आंध्र में, तेलंगाना में। तो वो ये चाहते हैं कि ये जंगल में वही रहेगा जिसके पास ज़मीन का मालिकाना है, बाकी को वो हटा देंगे। तो वही काम उन्होंने शुरू किया है। वो कहते हैं या तो आप छत्तीसगढ़ वापस जाइए या आप आंध्र और तेलंगाना के शहरों में जाके स्लम्स में रहिए, उससे हमको तकलीफ़ नहीं है। तो ये 50,000, 55,000 जो भी संख्या है, ये लोग यहाँ से विस्थापित हैं। उनका जो घर था वहाँ पर आज भी माओवादियों का कब्ज़ा है और माओवादियों से उनको कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिल रहा है कि उनका स्वागत है। हमने भी उनसे पूछा पर कोई जवाब नहीं मिल रहा है पॉजिटिव ना। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने पिछले साल बजट सत्र में एक बयान दिया, लिखित बयान, कि छत्तीसगढ़ से कोई भी हिंसा के कारण, नक्सल हिंसा के कारण अन्य प्रदेशों में नहीं गया, इसलिए उनके पुनर्वास का कोई प्रश्न नहीं उठता है। आंध्र और तेलंगाना उनको रखना नहीं चाहते, धक्का मार रहे हैं ना। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब ने छत्तीसगढ़ को 2019 में कहा कि 3 महीने में इनका सर्वे कीजिए कि कितने लोग हैं, आज तक वो सर्वे नहीं हुआ है। तो ये नो वेयर पीपल हो गए हैं ना। यही वो दंडकारण्य है जहाँ आज से 50 साल पहले जब बांग्लादेश में युद्ध हुआ तो लाखों की तादाद में वही दंडकारण्य प्रोजेक्ट उसको कहते हैं लाकर यहाँ बसाए गए। विडंबना ये है कि उसी दंडकारण्य के लोग दंडकारण्य में ही विस्थापित हैं, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। बस्तर सांसद दीपक बैज भी उनकी आवाज को लोकसभा में उठाने की पूरी तैयारी करने लगे हैं। विगत 2005 से पहले 5 के आसपास कई ऐसे आदिवासी परिवार विस्थापित होकर हमारे बस्तर से तेलंगाना और आंध्रा में जाकर बस गए हैं और लगभग 15 से 20 वर्ष होने के बाद स्थानीय सरकारों के द्वारा वहां के लोगों के साथ बेदखल करने का मामला निश्चित रूप से मीडिया और आप लोग के माध्यम से लगातार प्राप्त हो रही है और इसके लिए हमारी छत्तीसगढ़ सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में स्थानीय जिला प्रशासन दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा को टीम बनाकर उन स्थानों में जाकर निरीक्षण, परीक्षण और उनसे डाटा एकत्रित करने को निर्देशित किए हैं। तो ये काम भी चल रहा है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ शासन ने इस मामले में गंभीरता से लिया, लेकिन वास्तव में चिंताजनक बात है क्योंकि ये मामला 2 राज्य सरकारों की बात है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और सीमावर्ती मालवाल। तो कहीं न कहीं राज्य सरकार के अलावा केंद्र सरकार का मसला भी है। और आपको ध्यान होगा को जब 2019-20 में 19-20 से पहले मिजोरम से त्रिपुरा के लिए विस्थापित हुए कुछ ब्रू जनजाति के कुछ लोग, ऐसी मामला आया तो 19-20 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ब्रू पुनर्वास योजना लागू कर उन विस्थापित परिवारों के लिए केंद्र सरकार ने मदद की है। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने सर्वे करने के बाद, छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरे डाटा इकट्ठे करने के बाद कहीं न कहीं उन राज्य सरकार से बातचीत करेगी, जरूरत पड़ी केंद्र सरकार से भी मदद मांगेंगे। और मैं एक सांसद होने के नाते तो निश्चित रूप से आने वाला समय में इस मसले को लोकसभा में रखेंगे और माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी चिट्ठी के माध्यम से अवगत कराएंगे। और कहीं न कहीं इस तरह से हमारे आदिवासियों के साथ अन्य राज्यों में जिस तरह से
उनको दिक्कतें आ रही, परेशानी आ रही, बेदखल करने का मामला है, हम तत्काल केंद्र सरकार से हस्तक्षेप कर हमारे बस्तर के आदिवासियों की सुरक्षा की हम मांग करेंगे और उनको कहीं न कहीं विस्थापित कर हमारे जो वनाधिकार कानून में भी ऐसे कुछ नीतियां हैं, उस नीति का भी पालन करके उन आदिवासियों को राहत महसूस हो, इसके लिए हम निश्चित रूप से राज्य सरकार के माध्यम से इसके लिए एक सांसद होने के नाते, क्षेत्र के सांसद होने के नाते इसके लिए केंद्र सरकार से भी पहल करने का निश्चित रूप से प्रयास हम लोग करेंगे। रामायणकालीन एक वनांचल क्षेत्र जो कि वर्तमान में पूर्वी मध्य भारत में मौजूद है, दंडकारण्य क्षेत्र कहलाता है। दंडकारण्य क्षेत्र विंध्याचल पर्वत से लेकर गोदावरी तक फैला है। 92,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला दंडकारण्य क्षेत्र का विस्तार उत्तर से दक्षिण में 320 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में 480 किलोमीटर तक है। यह दंडकारण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना महाराष्ट्र राज्य में फैला है। इन क्षेत्र में निवास करने वाले आदिवासियों की जीवन शैली घुमक्कड़ प्रवृत्ति की प्रारंभ से रही है। इनकी प्रवृत्ति में सदैव से यह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि या अन्य कोई आपदा के समय वन क्षेत्र में जाकर निवास करने लगते हैं। हालांकि बोली, भाषा, धर्म और अन्य दिगर कारणों से राज्यों का निर्माण या पुनर्गठन कर दिया गया हो, किंतु सच यह है कि आज भी पूरे दंडकारण्य क्षेत्र को ये आदिवासी अपनी भूमि मानते हैं।